गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों का नामकरण। और कार्बन यौगिकों के नामकरण के अंदर कि पहले अपन पढ़ेंगे कि कार्बन यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बन परमाणु किसी भी अन्य हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन और सल्फर, इन परमाणुओं के साथ जुड़कर और जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो अपन ने पढ़ा था कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो अब इन कार्बन यौगिकों का नामकरण की अगर बात करें तो नामकरण 3 पद्धतियों में किया जाता है। एक हमारे पास होती है रूढ़ पद्धति, एक होती है अपने पास व्युत्पन्न पद्धति और एक होती है अपने पास IUPAC पद्धति। तो देखिए बच्चों, IUPAC पद्धति और IUPAC पद्धति के अंदर बात करें तो आजकल जो नाम लिखा जाता है वो IUPAC के अनुसार लिखा जाता है, यानी यह पद्धति सर्वमान्य पद्धति है। और IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो पहले अपन पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति के अनुसार किस तरह से नाम लिखे जाते हैं। तो देखिए रूढ़ पद्धति की अगर बात करें तो रूढ़ पद्धति के अनुसार कोई भी अपने पास कार्बनिक यौगिक होता है उनका नाम उनके प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उसके आधार पर रूढ़ पद्धति में नाम लिखे जाते थे। यानी पहले क्या होता था कि जिस पदार्थ से जो पदार्थ स्रावित होता है, यानी जैसे दलदली क्षेत्र से जो पदार्थ स्रावित होते हैं तो दलदली क्षेत्र जो थे उसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या लिखे जाते थे, नाम लिखे जाते थे। जैसे मेथेन, ये जो अपने पास है CH4 मेथेन, इसको मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली क्षेत्र से प्राप्त होती है, मतलब दलदली जो स्थान होता है वहाँ से प्राप्त होती है और इसको लैटिन भाषा के अंदर मार्स कहते हैं। इसी कारण इसका नाम रखा गया मार्स गैस। देखिए बच्चों, ये अगर मार्स दलदल क्षेत्र से प्राप्त होती है और दलदल को लैटिन भाषा में मार्स कहते हैं और इसी के अनुसार इस जो CH4 का नाम रखा गया वो क्या रखा गया, मार्स गैस रखा गया। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए CHCOOH, इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है इसका नाम? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो है ये किससे स्रावित होता है? ये चिंटी से जो पदार्थ निकलता है उसको अपन कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। अब इसको फॉर्मिक अम्ल जो है ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि चिंटी होती है उसको लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। और इसी के अनुसार इसका नाम क्या रखा गया? फॉर्मिक अम्ल नाम रखा गया। इसके बाद एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है बच्चों? CH3COOH। और ये जो पदार्थ होता है एसिटिक अम्ल जो होता है ये जो अपने पास सिरका होता है और सिरका से स्रावित होता है और सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम कहते हैं। मतलब ये लैटिन भाषा के एक एसिटम शब्द से लिया गया है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो पदार्थ होते हैं जिससे स्रावित होते हैं और उसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं उनके अनुसार इनके क्या लिखे जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? दूध दही के अंदर मिलता है। और सूत्र आप याद रखोगे इसका सूत्र बच्चों क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसके बाद में आता है CH3OH मेथेनॉल। इसका रूढ़ पद्धति के अंदर नाम होता है कास्ट स्प्रिट। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इसको लकड़ी जो होती है इसके भंजन आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बच्चों, ये लकड़ी के जो भंजन आसवन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो अपने पास लकड़ी जो होती है इसको एक बड़े कंटेनर के अंदर इसको क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसे डाल दिया जाता है और इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड से या 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। और जिससे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास जैसे तारकोल होता है, एसिटिक अम्ल होता है या फिर अपने पास मेथेनॉल होता है, ये प्राप्त हो जाते हैं। और इसको किसके द्वारा? या तो इसको अपन जो प्रभाजी आसवन विधि होती है
प्रभाज्य आसवन विधि होती है बच्चों, और प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, या फिर एक भव के द्वारा, यानी इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके और इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा जो मेथड होता है, पूरी जो प्रोसेस होती है बच्चों, इसको अपन कहते हैं लकड़ी के भंजन आसवन। तो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। और लकड़ी को क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए लकड़ी जो होती है इसको क्या कहते हैं, काष्ठ कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, जो काष्ठ स्प्रीट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अपने पास कोई भी अपने पास अशाकित हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, अशाकित हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों, जैसे कार्बन का आगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे इस इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब आगे कार्बन आपस में जुड़ जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन जो होता है उसके अंदर बच्चों श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और जिसकी वजह से कार्बन आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। देखिए बच्चों, श्रृंखला ऐसा कार्बन से जो श्रृंखला होती है वो अशाकित भी होती है और शाकित। शाकित का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर कोई अपने पास CH3 ग्रुप जोड़ देते तो ये इसके अंदर क्या हो जाती है, शाखा निकल जाती। लेकिन जब बच्चों अपने पास ये अशाकित श्रृंखला होती है तो हम इससे नाम लिखते हैं, जैसे 1 2 3 ये 4 और ये 5 कार्बन, इसलिए क्या लगाया हमने, पेंट लगाया। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दिया, तो बन गया पेंटेन। लेकिन इससे पहले देखो बच्चों यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन लिखा जाता है जब अपने पास अशाकित श्रृंखला होती है तो हम क्या लगा के लिख देते हैं, एन लगा के लिख देते हैं। आगे देखिए बच्चों, यदि अपने पास कोई भी कार्बन श्रृंखला है और इस कार्बन श्रृंखला में इस तरह का समूह है, यानी CH3 CH और CH3, इस तरह का अगर समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसके नाम लिखने से पहले हमें क्या शब्द लगाना पड़ता है, आइसो शब्द लगाना पड़ता है। ये बच्चों आप ध्यान रखोगे कि अगर हमारे पास जैसे CH3 और ये अपने कार्बन है अपने पास, यहाँ पर अपने पास CH3 है और यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन से, तो इस तरह का अगर अपने पास किसी भी एक सिरे के ऊपर, चाहे प्रथम कार्बन पर चाहे वो अपने पास अंतिम कार्बन होता है इसके ऊपर, अगर इस तरह का समूह जुड़ा हुआ होता है तो इससे पहले अपन क्या शब्द लगाएंगे, आइसो शब्द लगाएंगे। क्या शब्द लगाएंगे बच्चों, आइसो शब्द लगाकर अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर अपने पास CH3 CH, यानी अपने एक सिरे के ऊपर अगर बात करें तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक सिरे के ऊपर अपने पास CH3 CH समूह जुड़ा हुआ है, तो इससे पहले अपने को क्या शब्द लगाना पड़ेगा, आइसो शब्द लगाना पड़ेगा। और कार्बन देखिए कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन, क्या लगाएंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, क्या बनेगा, पेंटेन। लेकिन इससे पहले अपने को शब्द लगाना पड़ा आइसो, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, आइसो पेंटेन। क्या होगा बच्चों, आइसो पेंटेन। अब देखिए आगे देखिए बच्चों, अगर अपने पास इस तरह का समूह है, अगर एक सिरे के ऊपर इस तरह का समूह आपको नज़र आता है, चाहे वो प्रथम कार्बन पर आए चाहे वो अंतिम कार्बन पर आए, तो अपने क्या शब्द लगाएंगे, नियो शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, नियो शब्द यहाँ पर पहले लगाएंगे। तो ये देखिए अपने पास CH3 और C यहाँ पर लगा देते हैं, CH3 यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, और ये जो अपन किसी समूह के साथ जोड़ दें तो ये समूह अगर अपने पास किसी भी प्रथम कार्बन पर या अंतिम कार्बन पर मिलता है तो इससे पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा, नियो शब्द लगाना पड़ेगा। देखिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये अपने पास एक समूह है, इधर वाला मान ले चाहे आप इधर वाला मान लो। इस पर देखिए बच्चों क्या अपने पास क्या समूह जुड़ा हुआ है, ये शब्द जुड़ा हुआ है CH3 तो अब इसका नाम अगर रखेंगे तो इससे पहले अपने को क्या शब्द लगाना पड़ेगा, नियो शब्द लगाना पड़ेगा। कार्बन गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन अपने पास 5 है। 5 के लिए अपन क्या लगाते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पेंटेन, यानी नियो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, नियो पेंटेन। तो ये अपने पास थे रूढ़ पत्ती, और उसके बाद में अशाकित और जो आइसो शब्द कब लगाते हैं, नियो शब्द अपन कब लगाते हैं। अब देखेंगे अपन बच्चों व्युत्पन्न पद्धति के अंदर नाम। तो व्युत्पन्न पद्धति की अगर बात करें तो व्युत्पन्न पद्धति में नाम, जैसे रूढ़ पत्ती थी, रूढ़ पत्ती के फैल हो जाने के बाद अपने पास जो पत्ती आई थी वो व्युत्पन्न पद्धति आई थी बच्चों। और व्युत्पन्न पद्धति के अंदर क्या था, कोई भी अपने पास जो एक सरल जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका सभी जो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको एक सरल कार्बनिक यौगिक का व्युत्पन्न माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, व्युत्पन्न माना जाता है। यानी अपने पास सरल कार्बनिक यौगिक होता है उसके अनुसार ही आगे वाले जो जितने भी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका क्या लिखा जाता है, नामकरण लिखा जाता है। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ पर
कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अपने पास यहाँ पर देखिए, ये अपने पास CH4, ये क्या होती है अपने पास मैथेन। ये मैथेन नाम क्यों पड़ा, यूपीसी के अकॉर्डिंग है, तो अपन यूपीसी पढ़ेंगे जब देखेंगे। CH4 इसको अपन क्या कहते हैं, मैथेन। अब इसका आपने एक डेरिवेटिव बना दिया, यानी हमने क्या किया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए। एक हाइड्रोजन देखो यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन यहाँ से मैंने निकाल दिए, और 3 निकालने के बाद 3 यहाँ पर क्या जोड़ दिए बच्चों, CH3 समूह जोड़ दिए। अब एक कार्बन था तो अपने क्या लगाए थे, मैथेन। तो ये देखो सब यहाँ पर मैथेन तो लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 शब्द है। इसका नाम क्या होता है, अगर अपने पास इस तरह से CH3 और ये अगर समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है मैथिल। यूपीसी में पढ़ेंगे, इसका नाम क्या होता है, मैथिल। कितने मैथिल जुड़े हुए हैं, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाया हमने, ट्राई। क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो ट्राई मैथिल। और एक कार्बन होता है तो इसका नाम क्या होता है, मैथेन। तो नाम हो गया बच्चों ट्राई मैथिल मैथेन। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे वाला एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, देखिए बच्चों, अगर अपने CH3OH इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अगर एक कार्बन है, इसके साथ OH समूह होता है बच्चों, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्बिनोल। अब देखिए बच्चों, OH है, यहाँ पर एक कार्बन CH2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक कार्बन जब OH के साथ है, इतना को क्या बोलते हैं आप, कार्बिनोल। अब ये कार्बिनोल का व्युत्पन्न हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो ये तो कार्बिनोल है, इसका नाम क्या होता है, मैथिल। तो ये हो गया मैथिल, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। तो नाम हो गया मैथिल कार्बिनोल। एक एग्जाम्पल और देखिए, आगे वाला देखिए, यहाँ पर अपने पास इसको क्या बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे आप, कार्बिनोल। क्या बोलेंगे, कार्बिनोल, क्योंकि OH कार्बन है, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन निकाल करके इतना बड़ा समूह जोड़ दिया। इसका नाम क्या होता है बच्चों, एथिल। क्या नाम होता है इसका, एथिल। तो ये हो गया अपने पास एथिल, और ये हो गया अपने पास कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे वाला, इसको आप OH एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलोगे, कार्बिनोल बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्योंकि अपने पास CH3OH का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला है, और हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पर ये समूह जोड़ दिया, और इसका नाम होता है बच्चों, देखिए एक कार्बन है, इस तरह का मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरह का समूह उपस्थित होता है तो इसमें क्या शब्द लगाते हैं, आइसो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो क्या लगाएंगे, प्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल। और ये हो जाएगा बच्चों कार्बिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो कार्बिनोल। देखिए बच्चों, एक अपने पास जो सरल यौगिक कार्बन यौगिक था, इसके अपन क्या बना रहे हैं, डेरिवेटिव बना रहे हैं अलग अलग, और इसका इनका जो नाम होता है वो इसी के आधार पर मानकर लिखा जा रहा है। अब देखिए बच्चों, आगे वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो बच्चों, इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर अपन देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर अपने पास हमने एक कार्बन थे, इसके पूरे हाइड्रोजन निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर CH3 था, 3 हाइड्रोजन निकाले, 3 हाइड्रोजन निकाल कर एक अपने पास इधर जोड़ दिया हमने, एथिल समूह है। एक इधर जोड़ दिया अपने, मैथिल समूह है। और एक इधर अपने क्या जोड़ दिया बच्चों, आइसोप्रोपिल। हम पढ़ चुके हैं ये आइसोप्रोपिल। अब ये क्या है अपने पास, इसको क्या बोलेंगे, इतने को कार्बिनोल बोलेंगे। तो ये अपने पास कार्बिनोल है, इस कार्बिनोल पर एथिल समूह है, मैथिल समूह और आइसोप्रोपिल समूह बच्चों जुड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, जब अपने डेरिवेटिव जो अपने व्युत्पन्न पत्ती के अंदर नाम लिखे जाते हैं तो सबसे पहले 3 प्रतिस्थापी है। अब बात है कि किसका नाम पहले लिखेंगे, तो हम पहले उसका नाम लिखेंगे जो क्या होता है, छोटा होता है, अर्थात जिसमें कार्बन जो परमाणु है इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु कितना है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 है। यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणु कितने हैं, 3 है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे, क्यों कार्बन छोटा, जो कार्बन परमाणु इसमें कम है यानी छोटा समूह है, तो इसका नाम क्या होता है, मैथिल। हमने पहले मैथिल लिख दिया। इसके बाद में इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, एथिल। ये 3 वाले कार्बन का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसो। आइसो तो इसलिए कहूँ, इस समूह उपस्थित होते हैं 3 कार्बन, इसलिए प्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल। और ये हो गया अपने पास कार्बिनोल, तो ये हो गया अपने पास कार्बिनोल। तो देखिए बच्चों, इसका अगर देखें नाम तो हमारे पास आ रहा है मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, कार्बिनोल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। यहाँ पर ये अपने पास जो है बच्चों, ये है अपने पास एसिटिक अम्ल। क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल। अब देखिए बच्चों, COH के साथ एक कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिटिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है बच्चों, इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल। तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो ये है बच्चों व्युत्पन्न पत्ती के अंदर। व्युत्पन्न पत्ती के अंदर क्या होता है बच्चों, हम एक सरल यौगिक होता है उसको मानते हुए एक सरल कार्बनिक यौगिक जो अपने पास होता है बच्चों, इस सरल कार्बनिक यौगिक अपने पास होता है, इसके व्युत्पन्न मानकर अपने इसको क्या लिखा जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं।
अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे अपने पास आती है IUPAC, और मैंने अभी आपको बताया था IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, IUPAC जो नाम है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। और IUPAC पत्ती जो होती है बच्चों, जो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब नाम लिखे जाते हैं वो आज IUPAC पत्ती के अनुसार ही लिखे जाते हैं। और सर्वमान्य जो पद्धति होती है बच्चों, सर्वमान्य जो पद्धति आजकल जो यूज की जाती है वो हमारे पास कौन सी होती है, IUPAC पद्धति होती है। तो ये आप ध्यान रखोगे और IUPAC पद्धति को अच्छी तरह से आप यहाँ से पढ़ोगे। देखिए बच्चों, IUPAC पद्धति का अगर नाम लिखते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये सर्वमान्य पद्धति है। तो IUPAC पद्धति सभी कार्बन यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है, यानी यह सर्वमान्य पद्धति है और इसके अनुसार हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि कार्बन यौगिक का नाम लिखते समय कार्बन परमाणु की संख्या में पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं। यानी बच्चों अगर अपन सर्वप्रथम अपन क्या नाम लिखते हैं, पहले अपन नाम लिखते हैं बच्चों प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अपन देखेंगे क्या होता है प्रतिस्थापी। तो पहले अपन नाम लिखेंगे बच्चों प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, और प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद अपन लिखेंगे मूल कार्बन श्रृंखला का नाम, और उसके बाद में क्या हो गया बच्चों, अपन लगाएंगे अनुलग्न। क्या लगाएंगे बच्चों, अनुलग्न लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर अपने पास कार्बन 1 होता है तो अपन लगाएंगे मैथ, अगर अपने पास कार्बन 2 आ रहा है तो अपन शब्द लगाएंगे एथ, कार्बन 3 है तो अपने पास शब्द लगाएंगे प्रोप, कार्बन 4 है तो अपन शब्द लगाएंगे ब्यूट, कार्बन 5 है तो क्या लगाएंगे पेंट, 6 है तो क्या लगाएंगे हेक्स, 7 है तो क्या लगाएंगे हेप्ट, 8 है तो क्या लगाएंगे बच्चों ऑक्ट, और 9 है तो बच्चों क्या लगाएंगे नॉन, और 10 है तो बच्चों क्या लगाएंगे डेक। यानी जब अपने पास कार्बन परमाणु होते हैं और जब कार्बन परमाणु जो मूल कार्बन श्रृंखला का नाम होता है वो कार्बन परमाणु के आधार पर लिखा जाता है। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अपने पास जैसे अपने पास ये है CH4। देखो बच्चों कार्बन जो होता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कार्बन होता है बच्चों, कार्बन जो होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है 4, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। और इसकी संयोजकता किससे कंप्लीट कर देते हैं, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें तो ये अपने पास बन गया हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अब देखिए बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, कितना कार्बन है एक कार्बन है। तो देखो अपन क्या लगाते हैं यहाँ पर शब्द लगाएंगे मैथ, और सिंगल बॉन्ड होता है तो बच्चों हम अनुलग्न क्या लगाएंगे एन। देखिए यहाँ पर अब आगे वाला पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या में पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं और उसके पश्चात क्या लगाते हैं बच्चों, अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुलग्न। यदि अपने पास एल्केन है, हमें पता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होती है एल्केन होती है, और एल्केन के अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एल्कीन, अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होगी, एल्कीन होगी, और एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपने अनुलग्न क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। यानी एल्केन के लिए अनुलग्न एन लगाएंगे, एल्कीन के लिए ईन लगाएंगे, और एल्काइन के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो अपन अब एक एक करके पढ़ेंगे कि एल्केन क्या होती है, एल्कीन क्या होती है, और एल्काइन